चलिए देखिए, अपन जो सबसे पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं वो अपना सबसे पहला चैप्टर है लॉज एंड रेगुलेशन रिलेटेड टू द बैंकिंग सेक्टर। आप अपने मॉड्यूल के अंदर यदि इंडेक्स देखते हैं तो उस इंडेक्स के अंदर आपको दो चैप्टर मिलेंगे, एक तो बैंकिंग सेक्टर वाला और एक इंश्योरेंस सेक्टर वाला। वो दोनों जो चैप्टर है ना, वो दोनों चैप्टर कवर करते हैं आपके 5 मार्क्स को एग्रीगेटली। तो यदि हम उसका डिवाइडेशन करें तो 2.5 2.5 ऐसे कर सकते हैं, या 3 2 कर सकते हैं, या 2 3 कर सकते हैं, वो जैसा भी है। बट हम भी जो है वो कंबाइंडली ही इन दोनों चैप्टर्स को लेके चलेंगे, कि यानी कि जो हमारे दोनों चैप्टर्स हैं, कौन कौन से दोनों चैप्टर्स हैं एक बार अपन बात कर लेते हैं। कि सर एक तो हमारा बैंकिंग, एक तो हमारा बैंकिंग लॉ, और दूसरे नंबर पे आपका जो सेकंड इसके साथ में चैप्टर दिया हुआ है वो दिया हुआ है इंश्योरेंस लॉ। ये जो दोनों के दोनों चैप्टर हैं, ये दोनों चैप्टर कितने मार्क्स को कवर करते हैं? ये दोनों चैप्टर कवर करते हैं आपके 5 मार्क्स को। ठीक है, मतलब इनका इंडिविजुअली वेटेज हमारे को नहीं बता रखा है कि बैंकिंग कितना कवर कर रहा है और इंश्योरेंस कितना कवर कर रहा है, लेकिन दोनों चैप्टर हमारे कवरेज कर रहे हैं 5 मार्क्स को। दूसरी बात, सबसे आसान चैप्टर है दोनों के दोनों, बैंकिंग और इंश्योरेंस। मतलब बहुत ज्यादा बड़ा सवाल आने का अपने को चांस अपन लेके नहीं चलते हैं, बट हाँ ये 100% चांस है कि इसमें से जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, मतलब जो स्मॉल टाइप क्वेश्चंस हैं आपके, वो आपसे जरूर पूछे जा सकते हैं। तो अब अपन इस चैप्टर की तरफ फॉर्मली आगे बढ़ते हैं। तो देखो, हमारा जो सबसे पहला चैप्टर जो अपन डिस्कशन यहाँ करने जा रहे हैं, वो हमारा सबसे फर्स्ट चैप्टर जो है वो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। आप इसमें देख रहे हैं कि सबसे पहली यूनिट के ऊपर अपन डिस्कस कर रहे हैं। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि यहां पर अपने को इस वाले चैप्टर के अंदर, जो हमारा बैंकिंग सेक्टर वाला जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर हमको 3 यूनिट्स पढ़नी है। फर्स्ट यूनिट हो जाएगी आपकी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। सेकंड नंबर पे आप आएंगे तो सेकंड नंबर पे आएगा आपका आरबीआई का रोल, और थर्ड नंबर पर आप आएंगे तो आपको मिलेगा एक सरफेसी एक्ट, यानी कि सिक्योरिटाइजेशन एंड फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन एक्ट, जिसको सरफेसी बोलते हैं शॉर्ट में। यानी कि जो थर्ड नंबर का हमारा चैप्टर है, उस थर्ड नंबर के चैप्टर में आपने देखा होगा कि एक एनपी होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो हमारा इंडिया चूंकि क्या है, डेवलपिंग कंट्री है, तो हमारे इंडिया में क्या होगा कि डेवलपिंग कंट्री होने की वजह से हमारे जो बैंक्स हैं, उन बैंक्स के पास में उनकी बैलेंस शीट में क्या है, एनपीए है। ये ध्यान रखना कि एनपीए एक तरीके का बैंक्स के लिए कैंसर है। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट कैसे बनती है? जैसे आपने बैंक से लोन लिया, मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं। आप क्या करते हो, बैंक से लोन लेते हो, आपने लोन ले लिया, बैंक अब क्या करेगा कि आपसे इंस्टॉलमेंट रिकवर करेगा, प्रिंसिपल की इंटरेस्ट आपसे रिकवर करेगा। लेकिन आप क्या करते हो, आप बैंक का प्रिंसिपल और आप बैंक का जो इंटरेस्ट है ना, वो आप पे ही नहीं करते हो। तो एक टाइम लिमिट के बाद में क्या होगा, एक टाइम लिमिट के बाद में बैंक आपका जो लोन अकाउंट था ना, अच्छा वो लोन अकाउंट बैंक के लिए क्या है, लाइबिलिटी की एसेट है? असेट है। तो वो जो असेट है एक तरीके से वो परफॉर्म नहीं कर रही ना, उससे बैंक को कुछ रिकवर हो रहा है, बैंक को कुछ रिटर्न मिल रहा है, उससे नहीं मिल रहा। तो होगा क्या, अल्टीमेटली एट द एंड जाके वो असेट परफॉर्म करना बंद कर देगी। इसलिए हमने उस लोन अकाउंट को, यानी कि उस एसेट को नाम क्या दे दिया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट का, जिसको अपने शॉर्ट में बोला एनपीए। तो वो एनपीए बैंकों की बैलेंस शीट में जितना बढ़ेगा, इसका मतलब क्या है कि बैंक की रिकवरी जो रेट है वो क्या है, डाउन है, कम है, तो बैंक उतना डूबेंगे। तो हमने क्या करा, वो सिक्योरिटाइजेशन एक्ट बनाकर, और वहां पर बैंकों का जो एनपीए है ना, जो एनपीए बढ़ रहा है और रिकवरी रेट घट रही है, उसको हमने यूं कर दिया, यूं कर दिया। इसका मतलब कि हमने रिकवरी रेट बढ़ा दी और हम बैंकों का एनपीए क्या कर रहे हैं, धीरे 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 कम कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा, हमारे बैंकों की जो बैलेंस शीट है वो बैलेंस शीट मजबूत हो जाएगी। तो वो टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 3 के अंदर। क्लियर? तो चलिए अपन सबसे पहली यूनिट शुरू करते हैं, जिसका नाम है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। सबसे पहले अपन इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के अंदर चलते हैं, थोड़ा सा इतिहास के अंदर चलते हैं कि सर ये एक्ट आया क्यों। क्योंकि कोई भी जब एक्ट आता है तो सबसे पहले उसके पीछे का बैकग्राउंड जानना जरूरी होता है। देखो, आपने ये सुना होगा कि जब हमारा भारत देश गुलाम था, जब हमारे यहाँ पे अंग्रेजों की सरकार थी, जब हमारे यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो उस समय पे महाजन और साहूकार होते थे। वो लोग क्या करते थे, वो लोग एक बहुत बड़े रेट ऑफ इंटरेस्ट पे और आप लोगों को लोन अवेलेबल कराते थे, फाइनेंस अवेलेबल कराते थे। जैसे अभी आपको बैंक अवेलेबल कराता है फाइनेंस, गवर्नमेंट अवेलेबल कराती है, ऐसे ही वो जो महाजन होते थे, साहूकार लोग होते थे ना, वो क्या करते थे, वो आप लोगों को लोन अवेलेबल कराते थे। आपकी जमीनें गिरवी रख लेते थे,
आपकी फसल जितनी होती थी, जितना आपका एसेट होती थी, उनको गिरवी रख लेते थे और मोटी ब्याज की रेट पर, बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो आपको लोन देते थे। ऐसा क्यों होता था? क्या सर उस समय पे कोई बैंकिंग सिस्टम नहीं था? नहीं था, यही तो प्रॉब्लम है। आज की तारीख में वो सिस्टम क्यों खत्म हो चुका? क्योंकि हमारे यहां पर एक कोडिफाइड बैंकिंग सिस्टम आ चुका है, इस वजह से आज वो सिस्टम नहीं चलता। यदि आज हमारे यहां पर ये कोडिफाइड बैंकिंग सिस्टम नहीं होता या नहीं आता, तो आज भी वो महाजन या साहूकार वाला जो सिस्टम है ना, लोन वाला, वो आज भी इंडिया में चल रहा होता। तो इसलिए वो सिस्टम क्यों खत्म हुआ? क्योंकि हमारे पास में कोडिफाइड बैंकिंग लॉज आ चुके हैं। उसके बाद क्या हुआ? जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 के अंदर, 1947 में, उसके बाद हमारा जब संविधान डेवलप हुआ, तो संविधान के बनने से पहले जो हमारे नेहरू गवर्नमेंट थी, मतलब आईएनसी जो गवर्नमेंट थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसने सबसे पहला बैंकिंग सिस्टम के अंदर एक लैंडमार्क लॉ पास किया। एक चीज और बताता हूं इसके साथ में, कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, मतलब जो आपके यूके के जो बैंकिंग लॉज थे ना, वही हमारे इंडिया पर भी एप्लीकेबल होते थे उस समय। उनकी एप्लीकेबिलिटी इंडिया पे भी आती थी। इंडिया पे भी जो है वो वहां के बैंकों के जो सिस्टम थे ना, वो एप्लीकेबल होते थे। लेकिन जब अंग्रेज यहां से चले गए, 1947 में हमारा कंट्री आजाद हो गया, उसके बाद का जब सिस्टम बदला, तो हमारा सिस्टम वहां के सिस्टम से मैच नहीं करता था। इसलिए वो जो फॉरेन कंट्री का, यानी कि यूके का जो बैंकिंग लॉ हमारे यहाँ पे चल रहा था, उसको अमेंड करने की जरूरत थी। तो हमने करा क्या? हमने पूरा एक हमारा सबसे यूनिक और अलग इंडिया का अपना बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बनाया। और वो कब आपका इंट्रोड्यूस्ड हुआ? 1949 के अंदर। समझ गए आप मेरी बात? तो 1949 में इस तरीके से आया। उसके बाद में आपने देखा कि धीरे 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 एज द टाइम पासेस, जैसे जैसे टाइम बीतता गया, आज आप देख रहे हो कि आज डिजिटल बैंकिंग पे हम पहुंच चुके हैं 2024 के अंदर। आज डिजिटल बैंक्स आ चुके हैं। इवन आपकी जो करेंसी है वो भी पेपर करेंसी से अब धीरे धीरे डिजिटल करेंसी होने जा रही है। ई करेंसी अब आपके पास में आ चुकी है। आज आपके पास में वॉलेट्स हैं, ई वॉलेट्स हैं, डिजिटल वॉलेट्स हैं, जिसमें कि आप पैसा एक्सचेंज कर लेते हैं, आप पैसा पेमेंट कर लेते हैं। और एक समय था कि जब हम पेपर करेंसी से काम करते थे, और आज का समय आप देखिए कैसा हो चुका कि आज हमारे यहाँ पे डिजिटलाइजेशन हो चुका है पूरे बैंकिंग सिस्टम का। और धीरे धीरे वो सिस्टम क्या होता जा रहा है? डेवलप होता जा रहा है। राइट? तो ये था थोड़ा सा एक जस्ट की हिस्ट्री क्या थी बैंकिंग सिस्टम की हमारे यहाँ पे। नाउ कम ऑन द पॉइंट ऑफ इंट्रोडक्शन। अब अपन इंट्रोडक्शन के पॉइंट पे चलते हैं। देखो, सबसे पहले यहां पे लिखा गया कि पार्लियामेंट हैज द पावर टू मेक द लॉज ऑन द बैंकिंग अंडर द एंट्री नंबर 45 ऑफ द यूनियन लिस्ट। आपको ये ध्यान होगा कि हमारे यहाँ पर जो पार्लियामेंट है, उस पार्लियामेंट को लॉ मेकिंग पावर है। और पार्लियामेंट जो लॉ बनाती है, वो बताइए किसके लिए बनाती है? कि स्टेट के लिए या पूरे नेशन के लिए? पूरे नेशन के लिए। तो देखो, जो हमारा बैंकिंग का मुद्दा है ना, वो बैंकिंग का मुद्दा किससे रिलेटेड है? वो बैंकिंग का मुद्दा रिलेटेड है हमारा नेशन वाइड। इसलिए क्या हुआ कि इसलिए यूनियन लिस्ट के अंदर हमारे को ये भी पता होगा कि हमारे पास में 3 लिस्टें होती है लॉ बनाने के लिए। लॉ के जो सब्जेक्ट मैटर होते हैं उस पर 3 लिस्टें होती हैं। कौन कौन सी? पहला यूनियन लिस्ट, दूसरा स्टेट लिस्ट, और तीसरा कॉन्करेंट लिस्ट। ये पढ़ा होगा अपन ने। तो हमारी जो यूनियन लिस्ट है, उस यूनियन लिस्ट के अंदर जो बैंकिंग का मुद्दा है, उस बैंकिंग के मुद्दे पे लॉ बनाने की पावर किसके हाथों में है? पार्लियामेंट के हाथों में। तो पार्लियामेंट को पावर मिली हुई है कि यूनियन लिस्ट की जो एंट्री नंबर 45 है, जिसमें सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है? जिसमें सब्जेक्ट दिया हुआ है बैंकिंग का, उस पे इनको कानून बनाने का अधिकार है। तो जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 बना हुआ है ना, ध्यान रखना, वो यूनियन लिस्ट की कौन सी नंबर एंट्री? एंट्री नंबर 45 के बेसिस पे बनाया गया पहला। ठीक है? देखिए, ये वाला जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक पे बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए आप, ये वन लाइनर क्वेश्चन है एक तरीके से, जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यू टाइप या ट्रू फॉल्स वाले जो क्वेश्चंस है ना, उनके अंदर आ सकते हैं, या रीजन बताओ वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनके अंदर आ सकते हैं। तो इसलिए इनको ध्यान रखना, डेटा को। नंबर 2 पे आप आओ। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 इज अ सेंट्रल लॉ। सेंट्रल लॉ है ना ये। क्यों? क्योंकि देखो कहां पे बना हुआ है, यूनियन लिस्ट में बना है ना। और यूनियन में आपको पता है, तो यूनियन में आप जितने भी लॉज बनाते हो वो क्या होते हैं? वो नेशन वाइड होते हैं ना। समझ रहे हो? नेशनली लेवल पे बनते हैं ना। तो इसलिए ये लॉ हमारा कौन सा हुआ? सेंट्रल लॉ। और आगे क्या बोला? रेगुलेट ऑल द बैंकिंग फर्म्स इन इंडिया। बैंकिंग फर्म्स का मतलब क्या हुआ? कि जितने भी बैंकिंग के बिजनेस हैं, जितने भी टाइप ऑफ बैंकिंग के बिजनेस चल रहे हैं, चाहे वो छोटे लेवल पे चल रहा है, चाहे बड़े लेवल पे चल रहा है, चाहे कोऑपरेटिव बैंक चल रहे हैं, चाहे रूरल बैंक चल रहे हैं, चाहे पेमेंट बैंक चल रहे हैं, चाहे स्मॉल बैंक चल रहे हैं, कोई भी बैंक चल रहा हो किसी भी तरीके का, हर प्रकार की बैंकिंग फर्म्स पे, बैंकिंग सिस्टम पे जो आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है, वो एप्लीकेबल होगा। क्लियर? उसके बाद, इनिशियली द लॉ वाज एप्लीकेबल ओनली टू द बैंकिंग कंपनीज।
कमर्शियल बैंकिंग इन इंडिया इज सुपरवाइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय दिस एक्ट। इसमें दो चीज बोली गई। पहला तो ये बोला कि जब शुरुआती दौर की अपन बात करें तो जो हमारी बैंकिंग कंपनीज थी ना, बैंकिंग कंपनीज, केवल उन बैंकिंग कंपनीज पे क्या होता था, ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एप्लीकेबल होता था। इसके अलावा किसी पे भी एप्लीकेबल नहीं होता था, जो केवल बैंकिंग कंपनीज थी। सर जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस थे, सर जो आपके मान लीजिए कि कोई एनबीएफसीज थी उन पे, सर इसके अलावा जो बैंकिंग फर्म्स थे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे, सर उन पे नहीं होता था एप्लीकेबल। नहीं यारो, इनिशियली तो देखो नहीं होता था, मना कर रहा है। लेकिन आज की तारीख में क्या हो चुका है, आज की तारीख में ये जितने भी बैंकिंग फर्म्स हैं, कितने भी टाइप के बैंकिंग फर्म्स हैं, हर तरीके की बैंकिंग फर्म पे ये आज एप्लीकेबल हो चुका है। क्लियर है बात अपने को? फिर अपन देखते हैं इसमें, कमर्शियल बैंकिंग इन इंडिया इज सुपरवाइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय दिस एक्ट। आ गया कि जितने भी बैंकों का कमर्शलाइजेशन वाला जो काम है, जिनसे कि बैंकों की अर्निंग होती है, जो भी बैंक एक्टिविटी करता है जिससे किसी भी प्रकार की अर्निंग बैंक को होती है, वो सारी आपकी कमर्शियल एक्टिविटी बैंकों की कौन से वाले एक्ट के अंडर कंट्रोल में आ चुकी है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के में, जो अपन डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर? उसके बाद में अब देखो इसका मतलब बताओ। द एक्ट सप्लीमेंट द कंपनीज एक्ट 1956। क्या बैंकों पे कंपनीज एक्ट 1956 या 2013 की, चलो मैं बात करूं, एप्लीकेबल होता है क्या? बताइए। देखो इसमें एक चीज ध्यान रखना कि जितनी भी आपकी बैंकिंग फर्म्स है ना, सबसे पहले उनका क्या होना जरूरी होता है? सबसे पहली बात, फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, उनका एक पब्लिक कंपनी होना जरूरी होता है। समझ गए आप मेरी बात? तो अपन पब्लिक कंपनी कहां पे रजिस्टर्ड कराते हैं? कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड कराएंगे। तो क्या होगा, जब हम बैंक बना रहे हैं ना, तो बैंकों के कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होने तक ही कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होता है। उसके बाद में कंपनीज एक्ट की एप्लीकेबिलिटी खत्म हो जाती है। ध्यान रखिए। समझ गए आप मेरी बात? मैं क्या बोल रहा हूं, वापस सुनो कि जो आपके बैंक्स होते हैं, वो बैंक सारे कौन होंगे? पब्लिक लिमिटेड होंगे, प्राइवेट लिमिटेड नहीं होते हैं। दूसरी बात कि आपके कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन होने तक ही कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज कोई भी प्रोविजन कंपनीज एक्ट का एप्लीकेबल नहीं होगा। हाँ, यदि कंपनीज एक्ट में स्पेसिफिकली कोई प्रोविजन अप्लाई किया गया हो और बैंकिंग एक्ट में उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया हो, तो ही वहां पे कंपनीज एक्ट का वो प्रोविजन एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज कंपनीज एक्ट का प्रोविजन वहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर? दूसरी बात, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी और कोऑपरेटिव लैंड मोर्गेज बैंक आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द एक्ट। देखो इन्होंने क्या करा कि इन्होंने जो भी आपके प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटियां थी या जो कोऑपरेटिव लैंड मोर्गेज बैंक थे, उनको यहां से एक्सक्लूड कर दिया। इसके पीछे का कारण पता है? अच्छा, ये काम क्या होता था इनका? ये तो एग्रीकल्चर क्रेडिट देते थे और सोसाइटियां थी, बैंकिंग सोसाइटी, और ये क्या थे? कोऑपरेटिव बैंक्स थे, जो आपकी जमीनें अपने पास में गिरवी रख के और आपको जो लोन था वो लोन प्रोवाइड करा देते थे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इनको जो है वो एक्सक्लूड कर दिया गया इस वाले एक्ट से। क्यों? तो ये कौन से वाले एक्ट में कवर्ड होंगे सर फिर? नहीं, कंपनीज एक्ट में नहीं जाएंगे। कंपनीज एक्ट में तो मना ही कर दिया। बताइए कौन से में जाएंगे? नहीं, इनके लिए अलग से एक बैंकिंग सिस्टम है, कोऑपरेटिव बैंकिंग सिस्टम। तो वो जो कोऑपरेटिव बैंक्स है ना, जो अलग से मैंने आपको बोला ना कि जो आपका बैंकिंग सिस्टम है उसमें भी बहुत सारे बैंक्स हैं अंदर, तो उसमें जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, उन कोऑपरेटिव बैंक्स की कैटेगरी के अंदर ये लोग जाएंगे। पहला एक तो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी और दूसरा आपका कोऑपरेटिव लैंड मोर्गेज बैंक। ये दोनों के दोनों ध्यान रखना आरबीआई के अंदर कवर्ड नहीं होंगे। ये कहां पे जाएंगे? ये जाएंगे आपके कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर, कॉर्पोरेटिव नहीं, कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर, जो सहकारी समिति वाले बैंक्स होते हैं ना, उनके अंदर। समझ गए आप मेरी बात? अच्छा, उसके बाद में अब देखो अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है, तो अपन एक बार इसका जस्ट ले लेते हैं वापस से कि सबसे पहले अपन ने क्या डिस्कस किया कि जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट था वो सेंट्रल लेजिस्लेशन है या स्टेट है? सेंट्रल है। कौन सी एंट्री में बनाए? 45। लिस्ट कौन सी है? यूनियन लिस्ट। अच्छा, क्या इस पे कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होता है? नहीं होता। दूसरी बात कि जो आपके प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी हैं या आपके जो कोऑपरेटिव लैंड मोर्गेज बैंक हैं, क्या उन पे हमारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एप्लीकेबल है? नहीं है। उन पे कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होगा? जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज या कोऑपरेटिव जो बैंकिंग एक्ट हैं, जो आपके कोऑपरेटिव बैंकिंग पे एप्लीकेबल होते हैं, वो वाले एक्ट आपको यहां पर अप्लाई करने होंगे। क्लियर? अब उसके बाद में देखो एक हमारा सबसे इजी टॉपिक, जो और भी इजी टॉपिक है कि सर जो आरबीआई है
उस आरबीआई के पास में पावर क्या क्या है। इसमें लिखा है द एक्ट गिव्स आरबीआई द पावर, आरबीआई को क्या पावर दे रहा है ये बैंक, तो देखो पहली पावर क्या है, लाइसेंस इशू करना। अब आप देख लो इसमें कभी भी ये नहीं आया कि आरबीआई इसको रजिस्टर्ड करेगा, कहीं पढ़ा आपने कि आरबीआई रजिस्टर्ड करेगा, क्योंकि आरबीआई रजिस्टर्ड कर ही नहीं सकता। रजिस्टर्ड कौन कर रहा है, रजिस्टर्ड कर रहा है कंपनीज एक्ट, और बैंक को बैंकिंग ऑपरेशन चलाने का लाइसेंस कौन दे रहा है, आरबीआई दे रहा है। तो ये ध्यान रखना कि बैंक रजिस्टर्ड तो होगा कंपनीज एक्ट में, और बैंक को चलाने का जो लाइसेंस मिलेगा वो लाइसेंस कहां पे मिलेगा, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर। समझ गए आप मेरी बात, कौन देगा उसको बैंक चलाने का लाइसेंस, आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। दूसरा, रेगुलेशन ओवर द शेयर होल्डिंग एंड वोटिंग राइट ऑफ द शेयर होल्डर। दूसरा ये क्या करेगा आरबीआई, आरबीआई के पास में पावर है कि आपके बैंकों की जो शेयर होल्डिंग है और बैंकों के शेयर होल्डिंग की अलावा जो बैंकों के शेयर होल्डर्स की वोटिंग पावर है उसको भी कंट्रोल कौन करेगा, आरबीआई ही करेगा। देखिए यदि नॉर्मल कंपनी होती ना, अदर देन बैंकिंग कंपनी या नॉन बैंकिंग कंपनी, तो वहां तो आपकी जो शेयर होल्डिंग है और आपके वोटिंग राइट है दोनों कहां से कंट्रोल होते हैं, कंपनीज एक्ट से। लेकिन हम चूंकि कौन सी कंपनी की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बैंकिंग कंपनी की, तो बैंकिंग कंपनी में जो वोटिंग राइट है और बैंकिंग कंपनी में जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो कहां से रेगुलेट होता है, वो रेगुलेट होता है आरबीआई की गाइडलाइन से। तो यदि हम कल को मान लीजिए क्या करते हैं, कल को यदि हम मान लीजिए शेयर होल्डिंग अपनी सेट करते हैं या कल को हम वोटिंग परसेंटेज डिसाइड करते हैं, तो एवरीथिंग विल बी सर्टेन, एवरीथिंग विल बी डिसाइडेड बाय द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बाय द आरबीआई। ठीक है, नेक्स्ट वन, सुपरवाइज करता है किसका, अपॉइंटमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट। देखो आप एक चीज ध्यान रखना कि आरबीआई के पास में एक सर्टेन पावर है। क्या पावर है कि आपके बैंक के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, एक तो उनका अपॉइंटमेंट, और जो मैनेजमेंट स्टाफ होगा आपका या जिनको आप मैनेजरियल पर्सनल बोलते हैं, वो जो लोग हैं, यानी कि एक तो आपके कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और एक आपका मैनेजमेंट, इन दोनों को कंट्रोल करने का जो पावर है, इनको जो सुपरवाइज करने का पावर है, वो किसके हाथ में है, आरबीआई के हाथ में। यानी कि आपकी कंपनी में जब भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट होंगे, कंपनी का चेयरमैन अपॉइंट होगा, बोर्ड का चेयरमैन अपॉइंट होगा, मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट होगा, तो सारे के सारे अपॉइंटमेंट के ऊपर कंट्रोलिंग किसके हाथ में रहेगी, आरबीआई के हाथ में रहेगी। जब आप आगे इस चैप्टर के अंदर जाओगे तो आपको यह भी पढ़ने को मिलेगा कि यदि मान लीजिए कि हमारी कंपनी के बोर्ड में चेयरमैन या मैनेजिंग डायरेक्टर या अदर कोई डायरेक्टर यदि एब्सेंट है, मतलब कि उसकी सीट वैकेंट चल रही है, तो वहां पर भी उस सीट पर भी अपॉइंटमेंट करने का पहला राइट किसके पास में आएगा, आरबीआई के पास में आएगा। क्लियर है? उसके बाद में आगे चलते हैं, रेगुलेट द ऑपरेशंस ऑफ बैंक, मतलब बैंकिंग बिजनेस। इसको अपन जनरली क्या बोलते हैं, इसको अपन जनरली बोलते हैं बैंकिंग बिजनेस, इसको बैंकिंग बिजनेस। यानी बैंक का जो बिजनेस है ना, उस बैंक के बिजनेस को रेगुलेट करने का काम भी कौन करेगा, आरबीआई ही करेगा। क्लियर है फंडा? नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इंस्ट्रक्शंस, गिव इंस्ट्रक्शंस किसके रिगार्डिंग, ऑडिट के रिगार्डिंग। आप पढ़ते हो ना ऑडिट के अंदर बैंक ऑडिट, तो वो बैंक ऑडिट कैसे होगी, उसमें ऑडिटर कौन होगा, क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन क्या होगी, इंडिविजुअल होगा कि फर्म होगी, कितने टेन्योर के लिए होगी, कितने पार्टनर होने चाहिए, कैसे रिपोर्टिंग बनेगी, एवरीथिंग एवरीथिंग बैंक ऑडिट के रिगार्डिंग जितने भी रूल्स रेगुलेशन प्रोसीजर प्रिंसिपल हैं, सब चीजें कौन डिसाइड करेगा, सब चीजें डिसाइड करेगा आपका आरबीआई। क्लियर? उसके बाद में फिर आता है मर्जर एंड लिक्विडेशंस, यानी कि आज की तारीख में यदि कोई भी बैंक किसी दूसरे बैंक के साथ में मर्ज होता है या अमालगमेट होता है, या एक बैंक दूसरे बैंक का टेक ओवर करता है, या एक बैंक मान लो कि कोई अपना वाइंडिंग अप में जाता है, लिक्विडेशन में जाता है, बैंक बंद होता है, उसके सारे के सारे प्रोविजन कहां दिए हुए हैं, कंपनीज एक्ट में कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में। क्योंकि कंपनीज एक्ट की लिमिट कहां पे खत्म हो जाती है, जैसे ही बैंक का रजिस्ट्रेशन हुआ, बैंक का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आया, वहां पे आपके कंपनीज एक्ट की लिमिट खत्म हो जाएगी और कौन चालू हो जाएगा, कौन सा एक्ट लगेगा उसके बाद में, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। क्लियर है यहां तक का फंडा? कोई डाउट किसी को, ऑनलाइन किसी को डाउट, ऑनलाइन स्टूडेंट किसी को नहीं है? चले आगे, चलिए तो अपन एक बार इसका जस्ट ले लेते हैं वापस से। तो आरबीआई की क्या क्या पावर है, सबसे पहले तो आरबीआई क्या करता है, क्या कंपनियों को रजिस्टर करता है आरबीआई, कौन करता है, कंपनीज एक्ट। लाइसेंस कौन देगा, आरबीआई। उसके बाद में जो बैंकों की शेयर होल्डिंग है और जो वोटिंग पावर है वो कौन डिसाइड कर रहा है, आरबीआई। उसके बाद में बैंकों के जो बोर्ड का अपॉइंटमेंट है, मैनेजमेंट अपॉइंटमेंट है, वो कौन कर रहा है। उसके अलावा बैंकिंग ऑपरेशन कौन कंट्रोल कर रहा है, बैंकिंग ऑपरेशन का मतलब बिजनेस ऑपरेशन, बिजनेस एक्टिविटी किसकी, बैंक की। जो भी ऑडिट के रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शंस हैं, ऑडिटर के रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शंस हैं, बताइए वो कौन देगा, आरबीआई।
और बैंकों का जो मर्जर, अमालगमेशन, टेक ओवर, लिक्विडेशन, वाइंडिंग अप है, ये सारे प्रोविजंस, ये सारे रूल्स, ये सारे जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, कौन बनाएगा? आरबीआई। डन। उसके बाद में अब अपन आते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है उसमें दिया हुआ है फॉर्म ऑफ बिजनेस, मतलब कि बिजनेस का फॉर्म, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि आरबीआई किस किस तरीके के जो बिजनेसेस हैं वो चलाता है, या सॉरी जो बैंक है वो किस किस तरीके के बिजनेस चला सकता है, या बैंक के बैंकिंग ऑपरेशंस क्या क्या हो सकते हैं, बैंक की बैंकिंग एक्टिविटीज क्या क्या हो सकती है। चलिए साहब पहले पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। देखो सबसे फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर लिखा कि बैंक एक एजेंट हो सकता है। किसके लिए एजेंट हो सकता है? फॉर एनी गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और पर्सन। मतलब कैसे हो सकता है एजेंट? किसी बैंक को आप एजेंट बोल रहे हो कि ये गवर्नमेंट का एजेंट है, लोकल अथॉरिटी का एजेंट है, या किसी पर्सन का एजेंट है। हाउ कुड इट बी? कैसे हो सकता है? हाँ तो उसी तरीके से यहाँ पे भी हो सकता है। देखो क्या होता है कि मेरे को मेरी बैंकिंग एक्टिविटीज चलानी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बैंक की सर्विसेज लेनी पड़ेगी, और मैं बैंक को जैसा ऑर्डर दूंगा, या मान लो कि गवर्नमेंट के बिहाफ पे बैंक एक एजेंट बनता है, तो गवर्नमेंट जैसा ऑर्डर देगी बैंक को, या मान लो किसी कंपनी के बिहाफ पे बैंक उसका एजेंट बनता है, बॉडी कॉर्पोरेट के बिहाफ पे बैंक कोई एजेंट बनता है, तो जैसा वो बॉडी कॉर्पोरेट, जैसा वो आपकी कंपनी, जैसा वो आपकी लोकल अथॉरिटी, जैसा वो आपकी गवर्नमेंट आपको ऑर्डर देगी, किसको? बैंक को, बैंक वैसा ही तो काम करेगा। से फॉर एग्जांपल मेरा बैंक अकाउंट है एसबीआई के पास, मैंने एसबीआई को इंस्ट्रक्शन दिए कि मिस्टर एक्स आएंगे आपके पास में 5,000 रुपए का चेक लेके, प्लीज पे। मैंने एक्स के नाम पे चेक बनाया 5,000 रुपीज का, और एसबीआई में जो है वो बंदा लेकर जाता है, तो एसबीआई की ड्यूटी क्या बनती है? एसबीआई प्रतीक सर के आधार पे उस मिस्टर एक्स को 5,000 रुपीज का पेमेंट करेगा। तो एक बात बताओ कि क्या बैंक मेरे एजेंट के तौर पे काम कर रहा है? कर रहा है ना। मैं प्रिंसिपल हुआ ना, तो मैंने अपने एजेंट को ऑर्डर दिया ना कि प्लीज पे 5,000 रुपीज टू मिस्टर एक्स। आ गई बात समझ में? तो इसलिए अपन ने क्या बोला? इसलिए अपन ने बोला कि सर पहला फंक्शन हुआ कि बैंक क्या है? बैंक एक एजेंट है। किसके लिए एजेंट है? एक तो सर गवर्नमेंट के लिए एजेंट है, लोकल अथॉरिटी के लिए एजेंट है, और कोई भी पर्सन के लिए एजेंट माना जा सकता है। लेकिन ध्यान रखना सिर्फ बैंकिंग ऑपरेशंस के रिगार्डिंग। आप ये नहीं कि कल को आप बैंक को ये कह रहे हो कि बोले भाई मेरे लिए ना रॉ मटेरियल खरीद के ले आओ, जाओ। नहीं 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 नहीं, रॉ मटेरियल का पैसा दे दो आप बायर को, सॉरी सप्लायर को। समझ रहे हो आप मेरी बात? वो आप बैंक को बोल सकते हो, लेकिन बैंक को ये नहीं बोल सकते कि यार वो वहां से है ना, आप एक काम करो महाराष्ट्र से मेरा रॉ मटेरियल आना है, आप महाराष्ट्र से मेरा रॉ मटेरियल ले आओ। नहीं, बैंक नहीं लाएगा। बैंक तो सिर्फ उस रॉ मटेरियल के जो सप्लायर हैं उन सप्लायर को तुम्हारे बिहाफ पे पेमेंट कर सकता है। क्यों? क्योंकि बैंक क्या करेगा? बैंक अपने कस्टमर के, जो कस्टमर क्या है एक तरीके का प्रिंसिपल है, उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा। क्लियर? अब दूसरी सुनो बात। बट नॉट एज ए मैनेजिंग एजेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजरर ऑफ अ कंपनी। लेकिन ये ध्यान रखना कि बैंक कभी भी जो है ना वो कोई मैनेजिंग एजेंट, मैनेजिंग पार्टनर, मैनेजिंग सेक्रेटरी या ट्रेजरर नहीं होता है कभी भी कंपनी का। क्यों? क्योंकि कंपनी के फंड्स को मैनेज करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? एक इंडिविजुअल की, एक पर्सन की जरूरत पड़ती है। और यदि आप किसी व्यक्ति को, मतलब आप किसी आर्टिफिशियल पर्सन को ही वहां पे कोई सेक्रेटरी बना दोगे, या आप मान लो कि उसको वहां पे कोई ट्रेजरर बना दोगे, आप उसको एजेंट बना दोगे, तो यारो वो बैंक तो पहले से ही एक आर्टिफिशियल पर्सन है, और तुमने उसका ट्रस्टी, उसका जो सेक्रेटरी था, या उसका जो एजेंट, उसका जो पार्टनर था, उसको भी तुमने क्या करा? आर्टिफिशियल पर्सन बना दिया। तो फिर ये काम कैसे होंगे? तो इसीलिए ध्यान रखना कि जो आपका बैंक है वो कभी भी किसी कंपनी का ट्रेजरर जो फंड्स को मैनेज करता है, या उसका सेक्रेटरी, या फिर उसका जो है वो मैनेजिंग एजेंट नहीं होगा। क्लियर है बात अपने को? उसके बाद में बैंक आजकल इंश्योरेंस भी जो है वो आपको देता है बैंकिंग प्रोडक्ट्स की। यदि अपन बैंकिंग प्रोडक्ट्स की या फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की बात करें तो आजकल बैंकों के इंश्योरेंस भी आते हैं। तो बैंकों ने क्या कर दिया? बैंकों ने इंश्योरेंस की सर्विसेज भी देना शुरू कर दिया। तो आप चाहते हो यदि मेरे को किसी टाइप का इंश्योरेंस चाहिए जो कि आरबीआई अलाउड करता है बैंकों को सर्विसेज देने के लिए इंश्योरेंस की, और वो इंश्योरेंस प्रोडक्ट मुझे खरीदना है, तो आप बैंकों के थ्रू परचेज कर सकते हो। दूसरी बात कि बैंक आजकल गारंटी बिजनेस में भी आ चुके हैं कि आपने सरकार से क्या करा? कोई लोन उठाया, ठीक है, सरकार कहती है कि बोले जी बैंक गारंटी लेकर आओ, जिसको बोलते हैं बीजी, जिसको बोलते हैं बीजी, बैंक गारंटी। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बीजी लानी पड़ेगी। अब वो बीजी कहां से लाओगे? बैंक से। तो बैंक क्या कर रहा है? तुम्हारे गारंटर के तौर पे काम कर रहा है ना, क्योंकि तुम्हारे लिए बैंक गारंटी दे रहा है। तो बैंक आजकल गारंटी की सर्विसेज भी देने लग गया, उसके बदले में कुछ पैसा, कुछ कमीशन चार्ज करता है बैंक। फिर उसके बाद में बैंक आजकल अंडरराइटर भी हो गए।
तो बैंकों ने अंडरराइटिंग का काम भी शुरू कर दिया। तो जो भी आपके इश्यूज आते हैं, जो भी आपके डेट आते हैं, मतलब डेट के कोई भी इश्यूज आ रहे हैं या फिर मान लो कि आपके इक्विटीज के कोई इशू आ रहे हैं, तो उनमें भी जो कैपिटल को मैनेज करता है या उसमें भी जो आपके अंडरराइटर के तौर पे काम करता है या आपके जो एक तरीके से उस इशू के मैनेजर के तौर पे काम करता है, वो कौन कर सकता है? बैंक कर सकता है। उनको भी ये पावर आ चुकी है। आगे लिखा है देखो इसमें, पार्टिसिपेटिंग इन मैनेजिंग इशू ऑफ लोन्स यानी कि डेट्स और सिक्योरिटी made by the state, local body, company, corporation, association और may also lend for the purpose। पैसा उधार तो दे ही सकता है, पैसा उधार तो दे ही सकता है, वो तो पावर है ही अपने पास। और साथ में अपने पास में क्या पावर है कि अपन इंश्योरेंस भी कर सकते हैं, अपन गारंटी भी दे सकते हैं, अपन अंडरराइटिंग का काम भी कर सकते हैं। कौन सी वाली सिक्योरिटीज के लिए? जो सिक्योरिटी या जो लोन आपके इशू करा किसने? स्टेट ने, या फिर आपके लोकल बॉडी ने, या फिर आपकी कंपनी ने, कॉर्पोरेशन ने, या एसोसिएशन। जैसे अब आपको मैं एक चीज बताता हूं, सपोज करो आप गए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कि बोले सर मुझे लोन चाहिए, ठीक है। आपने वो सुना है प्रधानमंत्री वाली कई स्कीम्स आती हैं लोन वाली, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री लोन योजना, पता नहीं कौन कौन सी आती है। चलो सपोज करो मैंने किसी योजना के अंदर, मैंने किसी स्कीम के अंदर अपनी फाइल लगाई और मेरा 5 लाख रुपीस का लोन सैंक्शन हो गया। अब मुझे बताओ सरकार से लोन कैसे मिलेगा मुझे? नहीं नहीं, गारंटी को छोड़ दो, गारंटी है ही नहीं कुछ। मेरा लोन सैंक्शन हो चुका, गवर्नमेंट ने मेरे को ईमेल कर दिया कि मिस्टर प्रतीक बंसाली योर लोन अमाउंटिंग ₹5 लाख हैज बीन सैंक्शनड बाय अस। हाँ, गवर्नमेंट आपसे पता है क्या मांगेगी एप्लीकेशन में? योर बैंक डिटेल्स। व्हाई? क्योंकि जब गवर्नमेंट आपका लोन सैंक्शन कर देगी ना, तो लोन का पैसा कहां पे क्रेडिट होगा? बैंक खाते में। तो जब लोन का पैसा बैंक खाते में क्रेडिट होगा तो अल्टीमेटली बैंक ने आपको क्या सर्विस दी? लोन प्रोवाइड करने की सर्विस दी ना। किसके बिहाफ पे? यही तो अपन ने पढ़ा है अभी, आ गई बात समझ में? लोन किसके बिहाफ पे? स्टेट, लोकल बॉडी, कंपनी, कॉर्पोरेशन, एसोसिएशन, ऐसा। और क्या लिखा आगे? लैंड फॉर द पर्पस। और आप चाहो तो डायरेक्टली बैंक से भी क्या कर सकते हो? लोन ले सकते हो। जैसे कि अपन एजुकेशन लोन, व्हीकल लोन हो गया, हाउसिंग लोन हो गया, या कोई दूसरे टाइप का लोन हो गया जो अपन डायरेक्टली बैंकों से लेकर आते हैं। क्लियर है फंडामेंटल? चलिए साहब, फिर बोलते हैं कैरी ऑन एवरी काइंड ऑफ गारंटी एंड इंडेमनिटी बिजनेस। यार मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडेमनिटी? सही जा रहे हो? नहीं नहीं नहीं, नहीं गलत बोल गए जाते जाते। सही, इंडेमनिटी का मतलब क्या है? कंपनसेशन। आ गई बात में? आपने क्या करा, आपने उसमें गारंटी शब्द यूज कर लिया, इसलिए वो गलत हो गया। तो आप ऐसा बोलो कि सर इंडेमनिटी के अंदर क्या होता है? इंडेमनिटी के अंदर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ये कमिटमेंट देता है, ये प्रॉमिस देता है क्या, कि यदि तेरे को किसी भी तरीके का कोई भी लॉस हुआ, डैमेज हुआ, तो वो तेरा लॉस या वो तेरा डैमेज क्या करूंगा? मैं भुगतूंगा, तू चिंता मत कर, तेरे को कुछ नहीं भुगतना। तेरे को तो जितना लॉस होगा, जितना डैमेज होगा, वो सारे लॉस, वो सारे डैमेज की भरपाई कौन करूंगा? मैं करूंगा, तू तो कॉन्ट्रैक्ट कर। समझ गया मेरी बात? एक बात। लेकिन यदि मैं गारंटी में बात करूं तो क्या होता है? गारंटी में क्या होता है? आप गारंटी दे रहे हो, ऐसा? करेक्ट। यानी कि आप ध्यान रखना, यहां इंडेमनिटी के बिजनेस में तो क्या होता है, मैं आपको यहां पे लिख देता हूं, आप ध्यान से समझ लो इसको। इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है? टू कंपनसेट द लॉस, और यू कैन से डैमेजेस। ठीक है बॉस? ओके सर। दूसरे पे आते हैं अपन, गारंटी। गारंटी के अंदर क्या होता है? गारंटी के अंदर क्या होता है? टू टेक द लायबिलिटी ऑफ अनदर पर्सन। आप किसी व्यक्ति की लायबिलिटी अपने सिर ले लेते हो। जैसे कि क्या होता है कि जैसे कि मान लो कि मैं बैंक से लोन लेने गया, मैंने बैंक को बोला कि यार मेरे को 5 लाख रुपए का लोन दे दो। बैंक कहता है हाँ हाँ आपको लोन दे देते हैं, लेकिन बोले यार प्रतीक जी हम आपको जानते नहीं है यार। मैंने कहा हाँ यार ये बात तो सही है, अपना मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ आपकी बैंकिंग ब्रांच में, यार आप मेरे को नहीं जानते हो। तो कहते हैं कि बोले यार प्रतीक जी फिर ये बताओ यार, बोले हम आपको लोन कैसे दे दें? कल को बोले यार बुरा मानने वाली बात नहीं, प्रतीक जी आप हमारा पैसा लेके टंकी मार गए, फिर हम आपको कहाँ पकड़ेंगे? तो मैं बैंक को कहता हूँ अच्छा ऐसी बात है, रुको
मतलब ये तो फिर मेरी इज्जत का सवाल हो गया। मेरे को रुको, मैं मेरे दोस्त को लेके गया जिसका बैंक अकाउंट उस बैंक ब्रांच में ऑलरेडी था, ठीक है, और मैंने उसको कहा कि साहब ये व्यक्ति आपको बोल देगा तो आप मेरे को लोन दे दोगे? तो बैंक मैनेजर कहता है हाँ प्रतीक जी लोन दे देंगे यदि ये बोल देगा तो। बोले इससे क्या बुलवाना है ये बताओ। तो बैंक ने कहा कि आप अपने दोस्त से ये बुलवाओ कि यदि आप हमारा लोन विद इंटरेस्ट रीपे नहीं कर पाए ऑन टाइम तो ये बंदा आपके बिहाफ पे आपकी लाइबिलिटी का पेमेंट करेगा। तो मैंने कहा ठीक है साहब। तो मेरे दोस्त ने क्या कहा, मेरे दोस्त ने गारंटी दी। मेरे दोस्त ने क्या करा, गारंटी दी। मेरा दोस्त क्या बोलता है कि बैंक मैं तेरे को गारंटी देता हूं। क्या गारंटी देता हूं? बोले प्रतीक सर ने यदि तेरे को टाइमली पेमेंट नहीं किया ना तो तेरा सारा पेमेंट लोन का कौन करेगा? मैं करूंगा, मतलब मेरा फ्रेंड करेगा। तो माय फ्रेंड इज एज अ गारंटर। आ गई कहानी समझ में? तो अब बैंकों ने क्या करा, बैंकों ने भी गारंटी सिस्टम शुरू कर दिया। कैसे कि जैसे मान लो मैंने अब लोन किससे लिया, गवर्नमेंट से लिया, तो गवर्नमेंट मेरे को क्या बोलती है, गवर्नमेंट मेरे को बोलती है बीजी लेकर आओ। गवर्नमेंट मेरे को क्या बोलती है, बीजी लेकर आओ, बैंक गारंटी। तो अब बैंक गारंटी मेरे को कौन देगा? बैंक। सो ऑफ कोर्स सी बात है। तो मैं बैंक के पास गया कि मैंने कहा सर प्लीज मेरे आधार पे आप बैंक को वो उसको गवर्नमेंट को गारंटी दे दो ना कि मैं पैसा दे दूंगा और मैं पैसा नहीं दूंगा तो आप दे दोगे। तो बैंक कहता है मैं क्यों दूं, मैं कहाँ से लाऊंगा पैसा आपके लिए? अरे मैंने कहा सर मेरे अकाउंट में पड़ा है ना पैसा, वो दे देना उसमें से निकाल के। तो बैंक कहता हाँ हाँ मैं तुम्हारे आधार पे गारंटी दे देता हूँ। और बैंक ने क्या करा, सरकार को उस टेंडर के लिए मेरे लिए 5 लाख रुपए की बीजी दे दी, बैंक गारंटी दे दी। तो अब पता है बैंक क्या करेगा, बैंक मेरे खाते में से 5 लाख रुपए ब्लॉक कर देगा। कब तक के लिए? जब तक कि मैं पूरा पेमेंट सेटिस्फाई नहीं कर देता। समझ गए आप मेरी बात? तो इसलिए अपन ने क्या पढ़ा यारो, इसलिए अपन ने पढ़ा कि सर बैंकों का एक काम क्या हो चुका है, बैंकों का एक काम हो चुका है गारंटी बिजनेस और इंडेमनिटी बिजनेस। समझ गए अपन यहां तक की बात? उसके बाद में फिर कहता है बैंक मैनेज करता है, सेल करता है, रियलाइज करता है कोई भी प्रॉपर्टी which comes under its possession in satisfaction of its claim। बताइए इसका मतलब क्या हुआ, in satisfaction of its claim? करेक्ट, और उससे रियलाइज भी कर सकता है। यस देखिए अपन क्या करते हैं, अपन जनरली किसी बैंक के पास में जाते हैं, से फॉर एग्जांपल हाउसिंग लोन के लिए, हाउसिंग फाइनेंस के लिए। तो बैंक क्या करता है, बैंक हमारी प्रॉपर्टी के, हमारी गाड़ी के, हम या फिर किसी भी तरीके का कोई भी जो हमारी एसेट है उसके डॉक्यूमेंटेशन अपने पास में गिरवी रखता है। सिर्फ फॉर खुदा ना खास्ता मान लीजिए कि मेरी सिचुएशन इतनी डाउन हो गई कि मैं उस बैंक का वो लोन जो था, हाउसिंग लोन जो था, हाउसिंग फाइनेंस जो था, वो रीपे ही नहीं कर पाया। तो बैंक क्या करेगा साहब, बैंक मेरी उस रखी हुई गिरवी रखी हुई प्रॉपर्टी को बेचेगा और बेचकर अपना जो भी पैसा है वो सारा रिकवर कर लेगा ना। तो इसका मतलब बैंक क्या कर रहा है, बैंक मेरी प्रॉपर्टी को मैनेज भी कर सकता है। मैं उसको कह सकता हूं कि बैंक ये प्रॉपर्टी मैंने आपको दे दी, अब आप इसका जो करना है करो। कब तक? जब तक कि मैं मेरा लोन रीपे नहीं कर देता तब तक। तो बैंक पता क्या करेगा, बैंक हो सकता है उसको किराए पे चढ़ा दे, बैंक हो सकता है उसको किराए पे चढ़ा दे, और जितना किराया आ रहा है ना उस प्रॉपर्टी से वो किसके पास जाएगा, बैंक के पास। और बैंक उस किराए को कहां पे सेटल कर लेगा, करेक्ट, मेरे इंटरेस्ट में और मेरे लोन में। तो मुझे नहीं देना पड़ेगा, मेरी प्रॉपर्टी से बैंक क्या कर लेगा, अपना पूरा लोन सेटल कर लेगा। और मैं बैंक को बोलूंगा जब तेरा लोन सेटल हो जाए ना मेरी प्रॉपर्टी मुझे वापस दे देना। ये होगा ना? तो बैंक मेरी प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, मैनेज। यदि मैं पैसा नहीं दे पाया तो बैंक क्या करेगा, मेरी प्रॉपर्टी को बेच के वो पूरा का पूरा जितना भी अमाउंट था उसको रियलाइज कर लेगा। आ गई क्या मैथमेटिक्स समझ में? चलिए उसके बाद इस पे आइएगा। बैंक एक्वायर कर रहा है और फिर बैंक उसको होल्ड भी कर रहा है और फिर बैंक उसमें डील भी कर रहा है। किसमें? किसी प्रॉपर्टी में, किसी राइट में, या किसी टाइटल में, या किसी इंटरेस्ट में जो उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है उसका कोई। एक बात बताओ, ये टाइटल क्या है भाई? मालिकाना हक, यानी कि हमारी ऑनरशिप, जिसपे कि हम कब्जा जमाए हुए हैं कि नहीं ये प्रॉपर्टी तो मेरी है, इस प्रॉपर्टी का तो मालिक मैं हूं। दैट इज कॉल्ड मालिकाना हक। हिंदी के अंदर कब्जा बोलते हैं उसको अपन जनरली कि यार इस प्रॉपर्टी का कब्जा किसके पास है, यार इस मकान का कब्जा किसने ले रखा है। अपन कहते हैं ना अरे यार उसने ना मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया। और जब तुम उसके बाद जाते हो, तू बाहर निकल, तू मेरी प्रॉपर्टी पे कैसे हक जमा के बैठा है, तू मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा कैसे किया हुआ है। कब्जा मींस व्हाट? यस, वो बंदा क्या बोलता है, नहीं ये प्रॉपर्टी मेरी है। इसका मतलब वो क्या कर रहा है, उस पर अपना मालिकाना हक जमा रहा है। तो आपका बैंक भी क्या कर सकता है, उस प्रॉपर्टी पर अपना जो मालिकाना हक है, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, ऑनरशिप,
वो ऑनरशिप भी ले सकता है। कब? कब? जब तुम पैसा देने में डिफॉल्ट करोगे तब। आ गई क्या बात समझ में? लेकिन क्या लिखा है आगे? विच फॉर्म्स द सिक्योरिटी फॉर एनी लोन और एडवांसेस सैंक्शनड। अब देखो, विच फॉर्म्स द सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का मतलब क्या हुआ? जो अपन ने गिरवी रखी है, जो अपन ने मोर्गेज करी है, जो अपन ने प्लेस करी है, जो अपन ने प्रॉपर्टी चार्ज करी है, उस चार्ज्ड प्रॉपर्टी को वो बैंक क्या कर सकता है? एक्वायर भी कर सकता है। समझ रहे हो मेरी बात? उसको एक्वायर करने के बाद होल्ड भी कर सकता है, मेंटेन कर रहा है बैंक, और बैंक उसमें डील भी कर सकता है, यानी कि बैंक उसको क्या कर सकता है? ट्रांसफर, बेच भी सकता है, यदि बैंक को उसका पैसा रियलाइज नहीं हुआ तब। क्लियर है क्या दोस्तों यहां तक का फंडा? उसके बाद में आते हैं मे अंडरटेक एंड एग्जीक्यूट ट्रस्ट। बताइए। थोड़ा सा गलत चले गए। ट्रस्ट को नहीं, ट्रस्ट को नहीं, बैंक एज ए ट्रस्टी काम कर रहा है, वो मैं एग्री हूं, लेकिन ट्रस्ट को नहीं। ट्रस्ट में, ट्रस्ट में रखी हुई प्रॉपर्टी। आ गई बात समझ में? मेरा एक ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट में मैंने प्रॉपर्टी रखी है कुछ किसी व्यक्ति के बेनिफिट के लिए, और मैंने बैंक को क्या अपॉइंट कर दिया? मैंने बैंक को वहां पे अपॉइंट कर दिया ट्रस्टी। तो अब बैंक क्या कर रहा है? बैंक होलसोल उस प्रॉपर्टी को अपने कंट्रोल में लेकर, होलसोल उस प्रॉपर्टी को अपने कंट्रोल में लेकर, और उसके बाद में उस प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है? मैनेज कर रहा है। मैनेज कैसे कर रहा है? एज ए ट्रस्टी। आ गई बात समझ में? किसके बेनिफिट के लिए? फॉर अ पर्सन। आ गई बात समझ में? या हो सकता है फॉर अ पब्लिक एट लार्ज, ये भी हो सकता है कि जैसे कि बैंक क्या करता है कि जैसे कि कोई व्यक्ति क्या करता है, कोई व्यक्ति ने ट्रस्ट बनाया, मंदिर का ट्रस्ट बना दिया, मंदिर के ट्रस्ट को पूरी प्रॉपर्टी दे दी। अब वो प्रॉपर्टी साहब किसके इस्तेमाल के लिए आ रही है? पब्लिक के, कि पब्लिक आए, बैठे, पानी पिए, यहाँ पे पूजा पाठ करे, अपना जो है वो कोई मान लो कि उनको मेडिटेशन करना है, उनको अपना कोई ध्यान व्यान करना है, तो वो यहाँ के बैठे, उनके लिए बढ़िया एक हॉल वॉल दे दिया आपने। तो लेकिन बैंक क्या कर रहा है? बैंक उसको मैनेज करता है, उसका रख रखाव, उसका मेंटेनेंस, उसका रिपेयर, ये सब सारे काम कौन कर रहा है? बैंक। क्यों कर रहा है बैंक? क्यों कर रहा है? क्योंकि बैंक को आपने क्या बनाया? ट्रस्टी बनाया। एक बात बताओ, एक क्वेश्चन का जवाब दो। बैंक आपको ये सारी ट्रस्टीशिप की सर्विसेज दे देगा, ठीक है? जैसे मैं आपको बताता हूँ, एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, वो आपको ये सर्विस दे देगी ट्रस्टीशिप की। समझ गए? अच्छा, और भी एक चीज बताता हूँ तुम्हारे को। जैसे तुम लोग क्या करते हो, वो बनाते हो ना डिबेंचर ट्रस्ट डीड, तो तुम डिबेंचर ट्रस्टी बना रहे हो, या तुम बनाते हो डिपॉजिट ट्रस्ट, डिपॉजिट्स के लिए, जो तुम्हारे फिक्स डिपॉजिट होते हैं सेक्शन 73 से लेकर 76 में, कंपनीज एक्ट में। तो तुम वो जो ट्रस्ट बनाते हो डिबेंचर होल्डर्स के लिए या डिपॉजिटर्स के लिए, उसमें भी ट्रस्टी कौन हो सकता है? बताओ। बैंक हो सकता है, लेकिन बैंक पता है क्या करेगा? बैंक उसके लिए अपनी एक सेपरेट बॉडी बनाएगा, जिसको अपन असेट मैनेजमेंट कंपनी या असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बोलते हैं, जो टॉपिक अपन करेंगे यूनिट नंबर 3 में कवर, सिक्योरिटाइजेशन वाले के अंदर कवर। तो बैंक, जैसे मैंने एचडीएफसी बैंक का मैंने एग्जांपल दिया, तो एचडीएफसी बैंक ने कौन सी कंपनी बनाई? एचडीएफसी असेट मैनेजमेंट कंपनी। तो वो असेट मैनेजमेंट कंपनी क्या है? एज ए ट्रस्टी। और वो ट्रस्ट बनकर क्या कर रही है? आपकी जितनी भी असेट है ना, उनको सबको मैनेज कर रही है। क्लियर है क्या यहां तक का फंडा? कोई डाउट? उसके बाद ये वाला करा था कि अपन ने करा था, ठीक है। देखो, इसमें लिखा है मे अंडरटेक द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एस्टेट एज एग्जीक्यूटर, ट्रस्टी और अदरवाइज। बताइए अब इस पॉइंट से आप क्या समझे? देखो, इसमें लिखा है अंडरटेक द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एस्टेट एज एग्जीक्यूटर और ट्रस्टी। एग्जीक्यूटर अपॉइंटेड बाय होगा, मैं लिख देता हूं इधर, अपॉइंटेड बाय कोर्ट। अब बताओ, जैसे क्या होता है, फॉर एग्जांपल अपन ने लेते हैं रतन टाटा। सब टाटा साहब के पास में बेहद बेशुमार संपत्तियां हैं, पर्सन तो अकेला है ना, उसके ना आगे कोई, उसके ना पीछे कोई, ना दाएं कोई, ना बाएं कोई, यही है। और कभी भी परमात्मा का बुलावा आ सकता है, हो सकता है ना। सपोज करो वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए, अटल सत्य है, हर कोई जाएगा, वो भी चले गए। अब मेरा सवाल यहां पे फंसा हुआ है कि सर उनकी इतनी जो हजारों लाखों करोड़ की संपत्ति है, उसका क्या होगा? तो रतन टाटा जी क्या कर सकते हैं पता है? कोर्ट के पास जाएंगे,
और ये कहेंगे कि साहब मैं फलाने व्यक्ति को मेरा अपना एग्जीक्यूटर बनाना चाह रहा हूं, तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट उनके कहने पर उस एक्स व्यक्ति को उनकी प्रॉपर्टी का एग्जीक्यूटर बना देगा। तो अब जो काम उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड रतन टाटा जी करते, अब वो काम कौन करेगा? मतलब एक तरीके से आप ये समझ लो कि पिताजी ने अपने सारे अधिकार बेटे को दे दिए, इजी लैंग्वेज में ऐसे समझ लो। तो वो बेटा या बेटी क्या कर रहा है, वो बेटा या बेटी उस संपत्ति को मेंटेन कर रहा है। कैसे? जैसे कि यदि पिताजी करते तो क्या होता, वही सेम चीज वहां पे होगी। तो ऐसे कैसे क्या होता है कि जब आपको एग्जीक्यूटर बना दिया जाएगा ना बाय द कोर्ट, तो ध्यान रखना आप उस एसेट को, आप उस जमीन जायदाद को, संपत्ति को सेम उस तरीके से मैनेज करोगे जैसे कि कल को यदि मान लो कि वो व्यक्ति जो ऑनर है, यदि वो खुद कैपेबल होता तो करता। समझ में आ गया एग्जीक्यूटर का मतलब? नाउ कम ऑन द पॉइंट ऑफ ट्रस्टी और अदरवाइज। ट्रस्टी और अदरवाइज में क्या होगा, सेम ऊपर वाले प्रोविजन की तरह से एक आपको ट्रस्ट बनाना है, ट्रस्ट को सारी प्रॉपर्टी हैंडओवर करनी है, आप बैंक को ट्रस्टी बनाओगे और बैंक ट्रस्टी बनने के बाद में बाय अ ट्रस्ट डीड और बाय द एग्रीमेंट ऑफ ट्रस्ट या बाय द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्रस्ट क्या करेगा, उस ट्रस्ट की जितनी प्रॉपर्टीज हैं और ट्रस्ट की जितनी भी एसेट्स हैं उनको मैनेज और मेंटेन करेगा। क्लियर है फंडामेंटल अपने को? कोई डाउट किसी को यहां तक में बताएं? नहीं है? तो अपन ने बैंक के क्या क्या फंक्शंस पढ़ लिए, देखो एक बार अपन इसको भी जस्ट कर लेते हैं। एक तो अपन ने बोला कि सर बैंक एजेंट है, बैंक एजेंट किस किस का है, किसी गवर्नमेंट का, लोकल बॉडी का या फिर किसी पर्सन का। लेकिन बैंक कंपनी के लिए कभी भी क्या नहीं हो सकता, मैनेजिंग एजेंट नहीं हो सकता, बैंक कोई सेक्रेटरी नहीं हो सकता, या कोई फंड्स को मैनेज करने के लिए ट्रेजरर नहीं हो सकता है। दूसरी बात अपन ने बोला कि सर बैंकिंग में एक काम ये भी हो सकता है कि बैंक एक इंश्योरेंस दे सकता है, बैंक उसके अलावा अंडरराइटिंग की सर्विसेज दे सकता है, और बैंक आपको गारंटी की सर्विसेज भी दे सकता है। किसके रिगार्डिंग? कोई लोन आपको जो सैंक्शन हुआ हो, चाहे वो आपको किसी कंपनी से हुआ, चाहे किसी आपके गवर्नमेंट से हुआ, चाहे किसी पर्सन से हुआ, या लोकल अथॉरिटी या लोकल बॉडी से हुआ। उसके अलावा बैंक आपको गारंटी और इंडेमनिटी की सर्विसेज भी दे सकता है। ऑलरेडी मैंने बता दिया कि गारंटी की सर्विस कैसे मिलेगी और इंडेमनिटी की कैसे मिलेगी। इंडेमनिटी में क्या आएगा, कंपनसेशन ऑफ लॉस और डैमेज। गारंटी में क्या आएगा, लायबिलिटी ऑफ अ अदर पर्सन या लायबिलिटी ऑफ अ थर्ड पार्टी, ऐसा समझ लो। तो वो सर्विसेज भी बैंक आपको देगा, और मैंने आपको बैंक गारंटी वाला एग्जांपल भी दिया है इसमें। इसके बाद में बैंक के पास में जितनी भी असेट रखी है, यदि वो असेट अपन ने गिरवी के तौर पे रखी है और टाइमली हमारे को उसका पेमेंट नहीं मिलता हमारे लोन का, तो भी वहां पर क्या होगा कि बैंक क्या करेगा, आपकी उन एसेट्स को बेचकर पैसा रियलाइज कर लेगा। उन एसेट्स को बैंक मैनेज कर सकता है। और फिर अपन ने आगे बात करी कि सर बैंक क्या कर सकता है, बैंक यदि उसके पास में कोई भी प्रॉपर्टी जो कि आपने एडवांस के अगेंस्ट में, लोन के अगेंस्ट में एज ए सिक्योरिटी मेंटेन करी है, तो उस प्रॉपर्टी को वो एक्वायर कर सकता है, होल्ड कर सकता है, और चाहे तो उसको ट्रांसफर भी कर सकता है, उसको बेच भी सकता है, उसको जो है वो सेल भी कर सकता है, उसको किसी को देना है तो वो दे भी सकता है। समझ गए आप बात? और लास्ट में फिर अपन ने 2 पॉइंट डिस्कस किए कि सर बैंक एक ट्रस्ट के तौर पे काम कर सकता है, और दूसरी बात कि बैंक एक एग्जीक्यूटर के तौर पे भी जो है वो काम कर सकता है। क्लियर? बाकी का करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। राइट? यहां तक में कोई डाउट है किसी को तो पूछिएगा। डी और ई पॉइंट सेम नहीं हुआ क्या? देखो डी और ई पॉइंट में क्या चीज दी हुई है। डी पॉइंट बोल रहा है कि सर कोई भी जो आपके क्लेम्स हैं जिनको कि आपको सेटिस्फाई करना है, तो सेटिस्फाई करना है तो आप उस प्रॉपर्टी को मैनेज कर सकते हो ताकि आपका क्लेम सेटिस्फाई हो जाए, आप सेल कर सकते हो, आप उससे पैसा रियलाइज कर सकते हो यदि आपका लोन आपको वापस नहीं आया तो। ये तो बोलता है डी। अब आओ ई। ई बोलता है कि आपने कोई भी जो है वो लोन या एडवांस दिया था, उसके अगेंस्ट में आपके पास प्रॉपर्टी रखी है, उस प्रॉपर्टी को कहां पे रखा हुआ है अभी भी? बोरोवर के पास ही। बोरोवर उसको इस्तेमाल कर रहा है, मतलब बोरोवर कौन? जिस व्यक्ति ने लोन लिया था वही व्यक्ति उसको इस्तेमाल कर रहा है। ऊपर वाले पॉइंट में जबकि क्या था, ऊपर वाले पॉइंट में जबकि ऐसा नहीं था। मेरी बात समझ में आ गई आपको? ऊपर वाले पॉइंट में बैंक ऑलरेडी कैप्चर कर चुका था, अपने कंट्रोल में ले चुका था। नीचे वाले पॉइंट में बैंक ने अभी अपने कंट्रोल में नहीं लिया है, आपके पास में रखी हुई है, और लेकिन जिस दिन आप डिफॉल्ट कर दोगे ना, बैंक उस दिन उसको उठा ले जाएगा। समझ गए आप मेरी बात? जैसे आपने अपनी दुकान को गिरवी रख दिया, तो दुकान आप रोज चला रहे हो जाके, कोई लोड नहीं है, लेकिन जिस दिन आपने अपने प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का पेमेंट करने में डिफॉल्ट करा ना, तो क्या होगा? आपकी दुकान के कागजात जो बैंक के पास गिरवी पड़े, बैंक ओपन मार्केट में बिडिंग करा के और आपकी दुकान को बेच देगा। ये ध्यान रखना। समझ गए दोनों पॉइंट में डिफरेंस क्या है? क्लियर? डन? चलो जी, ओके।